सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे अपनी शी-हाओ की मुलाकात तो जो टाइम वॉर्टेक्स है उसके अंदर रूथलेस एम्परर से होती है, जहाँ पे वो शी-हाओ से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आई थी, लेकिन हम लोग सही जगह पर लेकिन गलत वक्त पे मौजूद है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं बता सकती। शी-हाओ जबरदस्ती उससे जानने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन उसका एक स्टेप यहाँ पर काफी सारे एरास को क्लोज करता है और हर एक एरा का अपना एक प्रेशर होता है जिससे उसकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है। इसी वजह से रूथलेस एम्परर उसे यहाँ से वापस भेजते हुए कहती है कि चिंता मत करो, जब सही वक्त आएगा तब हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी। इसी के साथ यहाँ पे शी-हाओ उस स्कल्पचर को प्रैक्टिस करने के लिए फोरबिडन लैंड में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक दिन के अंदर ही 9 पीक्स को काउंट कर लेता है कि तभी एल्डर यहाँ पे आके उसकी तारीफ करते हैं और उन्हीं से शी-हाओ को हिंट मिलता है कि शायद इसी फोरबिडन लैंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हजारों सालों से कोई भी नहीं पहुंचा और शायद हो सकता है कि वो जो इमॉर्टल सूत्र है वो वही मौजूद हो। और आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शी-हाओ को उसी एल्डर के साथ एक बोट में सवार होकर देखते हैं जो कि उसी स्टोन माउंटेन की तरफ बढ़ रहा था और वो शी-हाओ को बताता है कि ये जो तुम स्टोन माउंटेन देख रहे हो इसके उस पार तुम्हें एक अल्टीमेट ट्रायल ग्राउंड मिलेगा और यहाँ पर जितनी अपॉर्चुनिटीज जितने फॉर्च्यून से ये इमॉर्टल एंशिएंट एरा से आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है और वो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के लिए काफी सालों से इंतजार में है। इसी के साथ वो हुआंग से कहने लगता है कि हुआंग, तुम्हारा जो टैलेंट वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तुम काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो और सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या तुम सही मायने में वही इंसान हो जो कि इस ट्रायल को कॉन्कर करने के लिए ही पैदा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेलेस्टियल एकेडमी होती है उसके जो डिसाइपल्स होते हैं वो लोग खचाखच यहाँ पर भीड़ लगा के अपने अपने शिप्स पे मौजूद थे और यहाँ जो एल्डर है वो हुआंग से कहते हैं कि हुआंग जाओ आगे बढ़ो, लेकिन हाँ याद रखना कि ये जगह पूरी तरीके से खतरों से भरी हुई है। यहाँ पर कदम कदम पर तुम्हें ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगे जो कि तुम्हारी जान ले सकती है। अगर तुम जरा सभी केयरलेस हो गए यहाँ पे उड़ते हो तो कभी भी कोई भी खतरा तुम्हें आके घेर लेगा। ये कहते साथ ये जो एल्डर होते हैं वो थोड़े दूर चले जाते हैं और शी-हाओ और उसकी शिप दोनों आगे बढ़ती है और शी-हाओ उस एल्डर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सीनियर, आपके इस वार्निंग के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी-हाओ की ये जो छोटी सी बोट है ये जैसे ही उस माउंटेन के पास कदम रखती है उस पानी में तो यहाँ पे इतनी तेज हलचल होने लगती है कि शी-हाओ की बोट यहाँ पे अनस्टेबल हो जाती है। उसे बैलेंस करना शी-हाओ के लिए मुश्किल हो जाता है और वो बाल पानी में गिरते गिरते बचता है कि तभी वो यहाँ पर अपने गोल्डन वाइन्स का यूज करके उसे हवा में फ्लोट कराता है और अपनी स्पेशल एनर्जी की मदद से उसे वो आगे की तरफ पुश करता है। इसी के साथ वो जैसे तैसे खुद को संभालता है कि तभी यहाँ पर बहुत ही गहरा कोहरा छा जाता है। शी-हाओ यहाँ पे अपनी डिवाइन आइज को एक्टिवेट करते हुए इसके आर पार देखना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो देखता है कि दूर दूर तक इसे बस घना कोहरा ही नजर आता है, जो देखकर शी-हाओ भी शॉक्ड था और फिर वो एंड किंग से कहता है कि यहाँ तक कि मेरी जो हेवनली आई है ये भी इसके आगे नहीं देख पा रही। मैं हैरान हूँ कि आखिर इस कोहरे के उस पार क्या होगा। जिस पे एंड किंग कहता है कि यह तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। अब यहाँ पर शी-हाओ उसकी तरफ देखता है और बहुत ही स्ट्रेंज निगाहों से देखता है और इमीडिएटली कहता है कि ऐसे कब तक बैठे रहोगे, तुम इस धुंध को हटा क्यों नहीं देते। एंड किंग उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें यहाँ पे कोई जायंट सा फैन नजर आता हूँ कि बस तुमने बस बटन प्रेस किया, फैन ऑन हो गया और धुंध हट गई। इसी के साथ वो गुस्से के साथ फ्लाई करते हुए ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पे वो अपने हेवनली हॉर्न टेक्निक का यूज करता है और काफी सारे पंचेस को एक साथ लैंड करने के बाद यहाँ पे हम एक जायंट से जो हॉर्न एंट होती है उसका फिगर देख पाते हैं जो कि चट्टानों को चीर देती है, जिससे ये जो फॉग होता है ये भी पूरी तरीके से छट जाता है और ये लोग आगे के रास्ते को देख पा रहे थे। जिसके साथ ही एंड किंग भाव खाते हुए कहता है कि बस मुझे थैंक्स वैंक्स कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये राजा किसी का एहसान नहीं लेता। शी-हाओ का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्क हो जाता है क्योंकि वो सामने की तरफ एक स्पेटल क्रैक को बनते हुए देख रहा था जिससे बहुत से क्रिस्टल वाइन्स निकलती है जो कि ऑन द स्पॉट इनकी बोट को पूरी तरीके से जकड़ लेती है। शी-हाओ हवा में फ्लाई करते हुए कहता है कि चौकन्ने रहना क्योंकि यहाँ पे उड़ना भी काफी ज्यादा रिस्की है। ये कहते साथ ही शी-हाओ सबसे पहले अपने दूसरे हाथ से कुन-पेंग टेक्निक को रिलीज करता है जिससे वो जायंट सा वेल बाहर आता है जो कि सीधा उस क्रैक की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर को भी एक्टिवेट करता है, जो देख तो साथ ही एंड किंग कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ कमजोर आंक रहे हो, तुम यहाँ पे फाइट करोगे और मैं चुपचाप भीगी बिल्ली बन के तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। कि तभी उसकी तरफ एक अटैक बढ़ता है जो देख कर वो कहता है कि आखिर तुम्हें किसने इजाजत
इजाजत दिया कि इस किंग की परमिशन के बिना तुम उस पे अटैक करो। यहाँ पे उन सारी वाइन्स को ये दोनों तोड़ तो देते हैं, लेकिन ये फिर से इनकी तरह जकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर शीहाओ यहाँ पे एक फॉर्मेशन को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेता है और एज द मोमेंट जब वो सारी वाइन्स इन्हें जकड़ने वाली थी, शीहाओ एंड किंग को लेकर यहाँ से एस्केप कर जाता है और वहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है जिस वजह से वो क्रिस्टल कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल ये इन दोनों का पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन शीहाओ और एंड किंग अपनी बोट की स्पीड को एक्सेलरेट करते हुए फाइनली उस माउंटेन के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पानी में लैंड करते साथ ही इनके सामने एक अलग ही नजारा मौजूद था। शीहाओ यहाँ पे कहता है कि जैसा कि उस सीनियर एल्डर ने कहा था कि यहाँ पे कदम कदम पे खतरा मौजूद होगा और हमारे लिए उड़ना भी मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हजारों सालों से कोई आया नहीं, तो आखिर उन्हें इस बारे में कैसे पता? इतने बूढ़े तो वो शक्ल से लगते भी नहीं। कि तभी उस एल्डर की कही एक और बात उसे याद आती है, जहाँ पर उसने बताया था कि जैसे ही तुम पानी में लैंड करोगे उस माउंटेन को क्रॉस करके, तो तुम्हें एंशिएंट सुप्रीम बीइंग्स की जो ब्यूरियल ग्राउंड है वो नजर आएंगी। और यहाँ पे शीहाओ देखकर ही समझ आता है कि ये वही ब्यूरियल ग्राउंड है, जहाँ पे उसे बहुत सारे कॉफिन्स भी मिलते हैं जिनके अंदर से कीड़े बाहर निकलते हैं। और एल्डर की बात आगे उसे याद आती है, जो कि बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों की कॉफिन्स तुम्हें मिलेगी जो कि कभी इमॉर्टल हुआ करते थे, लेकिन आज उनका नामो निशान तक यहाँ नहीं होगा। साथ ही वो एल्डर आगे बताते हैं कि इस वक्त वो लोग किसी भटकती आत्मा की तरह वहाँ पे भटक रहे होंगे। उनकी शरीर कब का नष्ट हो चुकी है, लेकिन उनके कुछ ट्रेसेस अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। कि तभी यहाँ पर इन्हें कुछ स्केलेटन्स दिखाई देते हैं जो कि एक के बाद एक पानी के अंदर गिर रहे होते हैं और ये दिखने में काफी ज्यादा क्रीपी लगता है। इसी दौरान यहाँ पे एक बंदा अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही शीहाओ और एंड किंग कुछ समझ पाते, पानी के अंदर से ये ज़ॉम्बी जैसे पर्सन्स बाहर निकलते हैं और भाई इनके हाथ पैर बिल्कुल कंकाल जैसे थे और ये शीहाओ और एंड किंग की तरफ टूट पड़ते हैं। बेचारा एंड किंग ये देख के डर के मारे मम्मी कहते हुए दौड़ता है और तभी शीहाओ बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है और अपने सिंगल अटैक से ही उस कॉर्प्स को पूरी तरीके से ठिकाने लगा देता है, जो देखकर एंड किंग खांसते हुए कहता है कि वो तो मैं नाटक कर रहा था, ये मत समझना कि ये किंग किसी से डरता है, ठीक है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर काफी सारे पंचेस अटैक करता है और एक एक करके इन सभी को नॉकआउट कर देता है। कि तभी शीहाओ यहाँ एक बंदे को देखता है जो कि पर्पल कलर की लाइटनिंग को रिवील कर रहा था। उसे देखकर शीहाओ कहता है कि जरा उस बंदे को देखो, ये सभी लोग हजारों साल पहले मर चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमें घूर रहे हैं। कि तभी हम देखते हैं कि ये जो पर्पल कलर का बंदा था, जिसके बॉडी पर चारों तरफ स्टिचेस के निशान थे, और अचानक से इसकी बॉडी मूव करने लगती है, जो देखकर बेचारा ये क्यूट सा एंड किंग डर जाता है और कहता है कि एक बात बताओ, ये हिल क्यों रहा है? अगर ये मर चुका है तो हिल क्यों रहा है? नहीं, मैं डरा नहीं हूँ, बस मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर ये हिल क्यों रहा है। यहाँ पे अचानक से इसकी बॉडी हवा में फ्लोट भी करती है और इसके जो बोन्स है ये पूरी तरीके से वापस आने लगते हैं और हमें बताया जाता है कि ये एक इमॉर्टल कोई यानी कि ह्यूमन स्किन है। यहाँ इसका पूरा अपीयरेंस देखते साथ ही इमॉर्टल किंग डर जाता है और वो कहने लगता है कि इसका अपीयरेंस तो किसी भूत जैसा लग रहा है, मुझे लगता है कि शायद ये मुझे खाना चाहता है, ये मुझे मारना चाहता है, मुझे मार के मेरा खून पीना चाहता है। इसी दौरान यहाँ पर ये जो क्रीपी सा जो ह्यूमन स्किन था ये अचानक से बिहेव करता है और इसकी बॉडी अलग अलग शेप में मूव करती है, जो कि वाकई में दिखने में बहुत ज्यादा क्रीपी लगता है। बेचारे एंड किंग की हालत तो खराब हो रही थी, लेकिन शीहा उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन सा मॉन्स्टर है। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक सिंगल पंच मारता है, जिससे उसकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे डिसअपीयर होने लगती है और जो कपड़े बचे थे वो भी दूर जाके गिरते हैं। और ये भूत वूत जैसे कोई चीज नहीं होती, समझे। मुझे लगता है कि तुमने अपना पूरा बचपन बस ऐसे भूत प्रेतों की कहानियों में गुजारा है। अब ये सुनकर एंड किंग को एम्बैरेसमेंट फील होता है, पर तभी वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन स्किन के पीछे कोई जहरीली गैस वैस हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ये कहते साथ ही वो एक जायंट से पंच को क्रिएट करता है और जैसे ही वो उसे आगे की तरफ थ्रो करता है तो जो बचे कुछ यहाँ पे स्केलेटन्स थे वो भी जल के राख हो जाते हैं। और शीहाओ उसके टेम्परामेंट को देखकर कहता है कि तुम राजा कम और 4 साल के बच्चे ज्यादा लगते हो। पर फिर वो अपने मन ही मन स्माइल करते हुए कहता है कि वैसे ये काफी ज्यादा अडॉरेबल है। इसी के साथ शीहाओ और ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें एक माउंटेन नजर आता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सा होल बना था और चारों तरफ आग दहक रही थी, जो देखकर शीहाओ कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसके अंदर से गुजरना होगा। अब यहाँ पे वो जो एंड किंग है वो भी अपनी ग्रिप को टाइट कर लेता है। शीहाओ भी फुल स्पीड से आगे बढ़ता है, पर तभी ऊपर से कुछ मोर पंख गिरने लगते हैं, जिन्हें देखकर शीहाओ अपने डिवाइन आइज का यूज करता है तो वो देखता है कि बहुत बड़े बड़े मीटियोर सीनी की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर शीहाओ अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपनी वन स्वॉर्ड स्प्लिट द हेवनली रिवर नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिसके साथ ही वो एक स्लैश अटैक यूज करता है, जिससे न सिर्फ वो मीटियोर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बल्कि एंट्रेंस भी ओपन हो जाता है और शीहाओ तेजी से बढ़ता है। पर तभी एक फ्लाइंग स्वॉर्ड उसकी तरफ बढ़ती है, जिससे शीहाओ बाल बाल डॉज करता है और सीधा उस केव के अंदर एंटर हो जाता है। अब यहाँ पे हम उसी एल्डर को देखते हैं जो कि शीहाओ
हाओ को ही गाइड कर रहा था और वो यहाँ से शी हाओ को देख कर कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा गाइड करता रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा गाइड होने के साथ साथ इस जगह का गार्डियन भी हूँ। और हम यहाँ देखते हैं कि पानी के अंदर बहुत सी कॉर्प्स मौजूद थी जो कि यहाँ पे फ्लोट कर रही थी। इसी के साथ हम शी हाओ को देखते हैं जो कि एंशिएंट इमॉर्टल ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंच जाता है। ये जगह दिखने में काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि स्पेस यहाँ पे क्रैक हो चुका हो और यहाँ पे जो स्टोन्स थी, यहाँ की जो मिट्टी थी वो भी खून में पूरी तरीके से लथपथ थी। थोड़ी देर एंड किंग और शी हाओ जब इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं तो शी हाओ बताता है कि हालांकि ये एक बैटल ग्राउंड है लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी बस कुछ ही देर पहले ही यहाँ पे कोई बैटल हुई हो। जो सुनकर एंड किंग भी थोड़ा पैनिक करते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि फॉरेन एनिमीज अभी तक यहाँ पे घुसपैठ नहीं की है, तो आखिर इस जगह की ये हालत कैसे हो सकती है। जिस पे शी हाओ वहाँ जमीन पे लैंड करते हुए कहता है कि तुम देख कर ही समझ सकते हो कि इस एरा के जो वॉरियर्स है, जो रेसेस है, काफी ज्यादा डिफरेंट है। और देख कर ही लग रहा था कि उस जमाने में यहाँ पे इनके पास कोई पेयरलेस एक्सपर्ट भी नहीं रहा होगा और अगर रहे भी होंगे तो गिनती के 2-4 ही रहे होंगे। जैसे कि आजकल हमारे एरा में इतने सारे पेयरलेस एक्सपर्ट हैं, इनके पास ऐसे नहीं रहे होंगे। यानी कि ये जगह हमारे प्रेजेंट टाइम की जगह नहीं है। जिस पे एंड किंग कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग एंशिएंट इमॉर्टल एरा में मौजूद हैं। जिस पे शी हाओ कहता है कि मैं श्योरली तो नहीं कह सकता लेकिन यहाँ पर देख कर ही समझ सकता हूँ कि ये जगह बहुत से सुप्रीम बीइंग के खून से रंगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि ये एंशिएंट एरा ही होगा जो कि बहुत सी रियल्म्स को आपस में कनेक्ट करता होगा और ये असल में बैटल ग्राउंड है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये 100% श्योर हो। कि तभी वो जमीन से थोड़ी खून को अपने हाथों में लेते हुए कहता है कि यहाँ पर कितने सारे सुप्रीम बीइंग्स के खून जमीन पे लगे हुए हैं लेकिन किसी में भी स्पिरिचुअलिटी मुझे नजर नहीं आ रही। कि तभी यहाँ पर आसपास का ब्लड आपस में गैदर होने लगता है, जो देखकर शी हाओ और एंड किंग एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं और दूर से ये नजारा देख रहे थे। यहाँ का जितना भी खून था ये आपस में गैदर होके एक जायंट से क्रिएचर का रूप लेने लगता है, जो देखकर जो एंड किंग है वो कहने लगता है कि इस ब्लड के अंदर से तो कोई भी एसेंस नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो एसेंस मौजूद है वो भी खत्म हो चुका है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये ब्लड असल में एक इमॉर्टल रिफाइनिंग गार्ड का है। शी हाओ आगे जाके इसे फील करता है और वो पाता है कि इस ब्लड के अंदर फील हो रहा है कि ये जो ब्लड है ये किसी इमॉर्टल का रहा होगा जो कि अपने टाइम में हेवन एंड अर्थ को बुरी तरीके से कमा के रख सकता है। तो आखिर ये चीज यहाँ पे क्या कर रही है। कि तभी यहाँ पर शी हाओ को एक प्रेशर फील होता है और वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर एक वर्टेक्स टाइप का बनने लगता है जो कि इस सारा ब्लड को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके एक जायंट से फर्नेस के अंदर डालने लगता है। यहाँ पे ये जो फर्नेस था ये किसी आर्टिफैक्ट के रूप में नजर आ रहा था, जो देखकर एंड किंग भी कहता है कि क्या तुम देख सकते हो ये वही डिवाइन आर्टिफैक्ट है जिसके बारे में हम सुनते हुए आ रहे हैं, एक फॉरिजन सुप्रीम बीइंग का डिवाइन आर्टिफैक्ट जिसे कि द इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट भी कहा जाता है। इसी के साथ इस आर्टिफैक्ट के ऊपर एक पर्सन हमें नजर आता है जिसके बारे में एंड किंग बताता है कि वो एक ऐसा क्रिएचर था जो कि दूसरे के ब्लड का यूज करके उसे अपने आर्टिफैक्ट के द्वारा रिफाइन करता है और फिर उसे अपने फायदे के लिए यूज करता था। हालांकि इस आर्टिफैक्ट के पास भी अपना एक कॉन्शियसनेस है, इसका मास्टर कभी भी इमॉर्टल बैटल का हिस्सा नहीं रहा लेकिन ये आर्टिफैक्ट अकेले लड़ता रहा। मुझे लगा था कि ये एक कहानी है, एक ऐसी मिथिकल कहानी जिसका कोई लेना देना ही नहीं हमारी इस दुनिया से, लेकिन आज मैं इसे सामने से देख रहा हूँ और इसका मतलब ये है कि हम लोग वाकई में उसी एरा में है जहाँ पर वो एंशिएंट इमॉर्टल बैटल हुआ था, जिसका मतलब ये है कि अब हम दोनों गए काम से। उसकी बातें सुनकर शी हाओ कहने लगता है कि शायद जब हम लोग उस माउंटेन को क्रॉस कर रहे थे तो हमने गलती से टाइम कॉरिडोर को क्रॉस किया होगा, इसी वजह से हम लोग इस पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी लैंड में आ चुके हैं जो कि इमॉर्टल एंशिएंट एरा के डिस्ट्रक्शन के बाद बनी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो फर्नेस था ये अपने सक्शन फोर्स का यूज करके इन्हें अपने अंदर खींचने लगता है, जो देखकर ये दोनों यहाँ से एस्केप करने लगते हैं। कि तभी एंड किंग कहता है कि चाहे जो हो जाए हार मत मानना, एक बार अगर हम इसके अंदर खींचे चले गए तो हमारा मरना तय है। ये लोग पूरी जी जान लगाते हैं कि अचानक से वो पूरा का पूरा जो आर्टिफैक्ट है वो अचानक से यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और शी हाओ और एंड किंग रिलीज हो जाते हैं। और एंड किंग कहता है कि ये काफी ज्यादा क्लोज था और मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर हम लोग इस जगह पे कैसे आ गए, जबकि हम तो इस एरा से बिलोंग ही नहीं करते। जिस पे शी हाओ कहता है कि हो सकता है कि उस इमॉर्टल सूत्रा को ढूंढने के लिए ये हमारे ट्रायल का ही एक हिस्सा है और हमें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ और हम कब इस एंशिएंट एरा में आ गए हैं। ये देखकर एंड किंग कहता है कि वैसे तो मैं मेरे क्लैन के उन लोगों से मिलने की हमेशा ख्वाहिश रखता था जो कि हमें बचाने के लिए खुद की जान सेक्रीफाइस कर चुके हैं, लेकिन मैं कभी उसी सेक्रीफाइस एरा में पहुंच पाऊंगा मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। कि तभी यहाँ पर इनके पीछे एक बहुत बड़ा सा शैडो बनने लगता है। ये दोनों बातों में बिजी थे कि तभी हम देखते हैं कि दो बड़ी बड़ी आंखें इन्हें ही घूरे जा रही थी। एंड किंग नोटिस नहीं करता और शी हाओ से कहता है कि हो सकता है कि इसी एरा में मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स की बॉडी भी कहीं पे पड़ी हो। कि तभी यहाँ पर ये जो ब्लड फिनिक्स लाइन होता है ये मूव
फाड़ के इन्हें निकलने वाला था, जो देखते साथ ही शी-हा और एंड किंग इमीडिएटली यहाँ से एस्केप कर जाते हैं। लेकिन ये जो इमॉर्टल फीनिक्स लायन था ये कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम जैसे गंदे लोगों को साफ करने के लिए भेजा है। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे कोई और जिंदा होगा, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। शी-हा इस फीनिक्स लायन को देखकर कहता है कि ये एक फीयरलेस लायन और एक फॉलन फीनिक्स दोनों का मिक्सचर है और ये काफी ज्यादा रेयर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने एक अपने इल्यूजन में देखा था। यहाँ पे एंड किंग कहता है कि अगर इतना रेयर एनिमल यहाँ पे हो सकता है तो हो सकता है कि मेरे सिबलिंग्स, मेरे पेरेंट्स भी यही कहीं जिंदा हों। तभी एंड किंग जो है मुड़ता है और इस ब्लड फीनिक्स लाइन से कहता है कि क्या ये वाकई में एंशिएंट इमॉर्टल एरा है? अगर हाँ तो क्या तुमने स्काई हॉर्न एंड के लोगों को देखा है? यहाँ पर ये जो लाइन था वो भी बहुत कैजुअली जवाब देता है कि हाँ देखे तो बहुत है लेकिन याद नहीं। ये सुनकर एंड किंग हैरान था और कहता है कि क्या तुमने सच में मेरे क्लैन मेंबर्स को देखा है? उसके सवालों को सुनकर इस लाइन को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम मेरे लिए एक छोटे से तिनके के समान हो, तुम तो मेरे पेट को भी नहीं भर सकते, तो इतना सवाल क्यों? हाँ, ये कहते साथ ही वो उस पे अटैक करता है, जिससे एंड किंग बहुत इजीली डॉज कर जाता है और कहता है कि अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस राजा को खाओगे? हाँ, ये कहते साथ ही वो अपने ट्रू स्काई हॉर्न एंड की जो डिवाइन टेक्निक है उसे रिलीज करता है, जो देखकर शी-हा कहता है कि वाकई में इसने काफी ज्यादा मेहनत की है और मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी स्काई हॉर्न एंड की जो ट्रू फॉर्म है उसकी डिवाइन टेक्निक का वो देख पाऊंगा। लेकिन इसकी और इसके फादर की और से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब यहाँ पे एंड किंग बहुत से पंचेस को लैंड करता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ, लेकिन उसके पंचेस का इस ब्लड फिनिक्स लाइन पे कोई असर नहीं होता और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुमने तो बस अपने साइज को बड़ा कर लिया, लेकिन ताकत अभी भी तुम्हारी पिद्दी है। और तुम्हें देखकर मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने तुम्हारे क्लैन मेंबर्स को खाया था तो उनका टेस्ट कितना लाजवाब था। ये सुन के एंड किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि दानव कही के आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? जो सुन के वो कहता है कि आखिर तुम मुझे दानव कैसे बुला सकते हो? मैं हूँ ही ऐसा, मैं दूसरों को खा के ही जिंदा रह सकता हूँ, तो भला मैं दानव कैसे हुआ? लेकिन एंड किंग यहाँ पे अपने हेवनली हॉर्न ट्रेजर मार्क का यूज करता है, लेकिन इसके इन अटैक्स का भी उस ब्लड फिनिक्स पे कोई असर नहीं होता। ये देखकर शी-हा भी हैरान था कि जो स्काई हॉर्न क्लैन के जो लोग हैं वो लोग अपनी फिजिकल बॉडी की पावर्स का यूज करके इतना पावरफुल अल्टीमेट अटैक को वो अनलीश कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे एंड किंग उसे मारता जाता है उसका बैरियर टूट जाता है और एक जोरदार मुक्का इस लाइन को पड़ता है, जिस वजह से ये अपने मुंह से कुछ चीजें बाहर निकालता है जो कि बेसिकली किसी के हाथ पैर होते हैं। और ये देखते साथ ही एंड किंग बहुत बुरी तरीके से पैनिक करता है और कहता है कि ये तो कि तभी ये जो लाइन था ये कहता है कि देखा मैंने तुमसे पहले ही कहा था लेकिन तुमने मेरा यकीन नहीं किया। एंड किंग यहाँ शॉक्ड हो जाता है, उसे अपने बचपन की वो मेमोरी याद आती है जब वो अभी भी अंडे के अंदर था। उसका बड़ा भाई कहता है कि छोटे भाई जब तुम इस दुनिया में आओगे ना मैं तुम्हें शिकार करने ले जाऊंगा। यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। इसी के साथ उसे अपनी सिस्टर की मेमोरी भी याद आती है जहाँ पर वो भी उससे कुछ प्यारे वर्ड्स कह के उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना, हम लोग बहुत जल्द वापस आएंगे। यहाँ पे एंड किंग काफी बुरी तरीके से इमोशनल हो जाता है, वो खून के आंसू रोते हुए कहने लगता है कि ओह तो मेरे सिबलिंग्स तुम्हारे हाथों मारे गए? हाँ, मैं अब तक ये सोचता आ रहा था कि शायद वो लोग किसी दिन मेरे पास वापस लौटेंगे, लेकिन पता नहीं था कि तुम्हारे जैसे दानव ने उन्हें खा लिया। यहाँ पे ये जो बेशरम लाइन था ये यहाँ पे इसके सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता है और फिर एंड में कहता है कि जो भी कहो तुम्हारे भाई बहनों का ब्लड काफी ज्यादा टेस्टी था, मुझे खा के मजा आ गया और सदियों तक मैंने इतना डिलीशियस चीज आज तक नहीं खाई। तुम जैसे लोग ना हमारे जैसे मॉन्स्टर्स के लिए किसी पावरफुल टॉनिक से कम नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंड किंग है ये गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो रहा था। वो इमीडिएटली अपनी ट्रू बॉडी को रिवील करता है, जो देखकर शी-हा को उसकी फिक्र होती है और वो उससे कहता है कि देखो तुम्हें सोच समझ के काम लेना चाहिए, तुम इसके जाल में मत फंसो। लेकिन वो तो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो अपनी बॉडी को रिवील करते हुए कहता है कि दानव कही के आज मैं तेरी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो साथ ही वो उस पर अटैक हो जाता है और यहाँ पे ये जो लाइन था ये भी मिस्ट फॉर्म में आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे पे अटैक करते हैं कि तभी जैसे ही वो मौका पाकर एंड किंग पे क्रॉ अटैक करने ही वाला था, यहाँ पे शी-हा आ जाता है। वो एक शील्ड बना लेता है जो देखकर ये लाइन कहता है कि आखिर तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? एक बार स्काई हॉर्न एंड गुस्से में आ जाए ना तो ये पूरी तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं, ये तुम्हारी आवाज तक नहीं सुन पाएगा। जिसके बाद एंड किंग कहता है कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो एक जोरदार मुक्का सीधा इसके फेस पे लैंड करता है कि जिससे ये जो लाइन था ये काफी दूर जाके गिरता है और
और फिर एंड किंग शी हाओ से कहता है कि मैं आज यहाँ पर अपनी फैमिली का बदला लेके रहूंगा, तो प्लीज इसमें इंटरफेयर मत करो। शी हाओ मान जाता है। अब एंड किंग उससे फाइट को जाता है, लेकिन ये जो लाइन था ये सक्शन फोर्स का यूज करके इसे अपने मुंह में बंद कर लेता है और चबाते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जैसे किसी को मार पाओगे? मुझे मारना हेवन को डिफाई करने जैसा है। यहाँ पे एंड किंग फुल रेज मोड में था। वो यहाँ पे इतना जोरदार मुक्का मारता है कि इसके 4-5 दांत तो तोड़ के वो बाहर आता है और फिर वो वापस से अपनी ट्रू बॉडी टेक्निक का यूज करता है और एक जायंट से सील को अपने हाथ में लेते हुए उसके इतने टुकड़े करता है कि सारे टुकड़े किसी फिनिक्स की तरह इस लाइन की तरफ बढ़ते हैं। और फिर ये एंड किंग कहता है कि आखिर तू भाग कहाँ रहा है? मैंने कहा ना मैं तेरी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी तरीके से एंड किंग पागल हो चुका था और हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो लाइन भागते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन तभी यहाँ पे उसके सामने एंड किंग अपीयर होता है और वो एक डेडली अटैक सीधा उसकी तरफ करने को चाहता है कि तभी शी हाओ बीच में आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि माफ करना कि मैंने अपना वादा तोड़ा, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उस बीस्ट का मास्टर आ जाता है जो कि अपने हाथों में वो जायंट सा आर्टिफैक्ट थामे हुए था जिसके अंदर जाके वो लाइन समा जाता है। और हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है हे वुशवांग और जिसका रियलम वाइट दाओ रियलम है, जो देखकर शी हाओ अपने मन में कहता है कि अच्छा तो ये है फॉर्चून रियलम का एक पावर हाउस। इसी के साथ हम यहाँ पे उसे इमॉर्टल स्क्रप्चर यानी कि इमॉर्टल सूत्र को भी देखते हैं जो कि यहाँ हवा में फ्लोट कर रही थी, लेकिन इसे अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया था। सो होमीज परफेक्ट वर्ल्ड का नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है क्योंकि अपना शी हाओ फॉर्चून रियलम का एक ट्रू पावर हाउस जिसका नाम हे वुशवांग है उससे फाइट करने वाला है। इनके बीच का जो बैटल है वो काफी ज्यादा हिस्टोरिकल होने वाली है। इसी वजह से परफेक्ट वर्ल्ड का जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा ये काफी ज्यादा लॉन्ग होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।